चलेंगे आज स्टार्ट करेंगे टेंस। ठीक है, टेंस चालू करते हैं। इस टेंस में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और टेंस के एक एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं भी मिस होता है तो आप लोग को टेंस समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग टेंस में कंटिन्यू बने रहिए। लाइव वीडियो क्लास चलता रहेगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, जिसे काल कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, टेंस जो होता है, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। राइट, यानी कि एक पिता है तो पिता के कितने लड़के जी? 3 लड़के। पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरा का पास्ट टेंस, तीसरा का फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। यानी कि वर्तमान काल का मतलब हुआ अभी जो समय चल रहा है उसको क्या कहते हैं जी? वर्तमान काल। भूतकाल का मतलब हुआ जो काम, जो समय जो है पहले बीत चुका है उसको कहते हैं भूतकाल, यानी कि जो पहले बीत चुका है। हम जो काम कर रहे हैं वो पहले क्या है जी? बीत चुका है, उसको कहते हैं भूतकाल। भविष्यत काल का मतलब भविष्य, आगे जो काम होने वाला उसको क्या कहते हैं जी? भविष्यत काल, यानी कि उस काल को, उस समय को कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, टेंस यानी कि टेंस के 3 भाग, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जो तीनों टेंस है, जो इस तीनों के 4-4 भाग होते हैं, यानी कि एक जो पिता है, पिता के 3 लड़के, इन तीनों लड़के के 4-4 लड़के। ठीक है, जैसे में बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथी की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अर्थात कि प्रेजेंट टेंस के कितना भाग है? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट और कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार सेम पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी कि अगर यहाँ पर पास्ट की बात करें, इसी को अगर बोलते हैं, इसको अगर प्रेजेंट बोलते हैं तो प्रेजेंट टेंस, ऐसे को पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि अब फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर, इसी को अगर फ्यूचर कर देते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग, यानी सबको मिलाकर कितना टेंस होता है जी? 12 टेंस हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 12 टेंस के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तब तक सबसे पहले पढ़ेंगे किसको जी? प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे जी? एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, राइट। आगे हम पढ़े होंगे, छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं जी, कि प्रेजेंट जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे तो इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हाई लेवल की बात करें तो लेवल, क्योंकि छोटे से तब से पढ़ रहे हैं, ता है, ती हैं, ये तो सब चीज सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो, तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो उसी चीज को कहेंगे जी हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान का नियम होता है, देखेंगे कि वाक्य से यह जाहिर हो कि या अर्थ प्रकट हो कि कर्ता को वर्तमान काल में कार्य करने की आदत है, राइट। इनकी पहचान वाक्य से यह जाहिर होता है हो या अर्थ प्रकट हो कि कर्ता को वर्तमान काल में कार्य करने की आदत है। तो वैसे वाक्यों को क्या कहते हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। इस पहचान को भी जान सकते हैं, ता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, ठीक है, वाक्य, ठीक है, वाक्य क्रिया के अंत में, जैसे भी इसको बोल सकते हैं जी, या इसी को हम एक बार और लिख देते हैं कि वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, ठीक है। वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, ठीक है। अब बात करेंगे तो जैसे में कह सकते हैं, जैसे में राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, क्योंकि राम जो है किताब को क्या करता है जी, पढ़ता है, तो पढ़ने की क्या है जी, इसको आदत है। वह रोटी पकाती है, तो वह रोटी पकाती है, अर्थात इसको रोटी पकाने की क्या है जी, वर्तमान समय में आदत है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, पहचान सकते हैं कि अनकी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होता है, ती है, आया वाक्य से यह जाहिर होता है कि कर्ता को वर्तमान काल में कार्य करने की क्या है जी, आदत है, ठीक है। तो आगे पढ़ते गए, जैसे इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो होगा उसको कैसे अनुवाद करेंगे, ठीक है। जैसे इसको बनाने का जो नियम होता है, जैसे रूल जो है, ठीक है, रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या इसको बोल सकते हैं या अदर वर्ड, जैसे में अब इसको दो चीजें आप समझेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे V1 और V5, इसके बाद पढ़ते हैं तो देखेंगे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ठीक है। कर्ता का मतलब, जैसे में एक वाक्य लिखते हैं, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। यहाँ पर देखेंगे क्या, राम क्या है, किताब क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है। एक एक चीज देखेंगे, सब्जेक्ट कर्ता, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, तो यानी काम को करने वाले को क्या कहते हैं जी, कर्ता, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। अगर इसमें बात करें इस सेंटेंस में, तो राम किताब पढ़ता है,
किताब का पढ़ने का काम कौन कर रहा है जी? तो राम करता है। राम क्या है जी? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। और काम जो कर रहा है, राम जो काम कर रहा है वो क्या है जी? वर्ब है। क्या है जी? वर्ब। राम जो काम कर रहा है तो वर्ब है। राम क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है, तो वर्ब क्या है? पढ़ना वर्ब हो गया। और कर्म की बात करें तो कर्म जो है क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे क्या कहते हैं जी? कर्म कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव। अगर हम इसमें से किताब को हटा देते हैं तो राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? हाथी की घोड़ा क्या? तो किताब। तो किताब पढ़ रहा है जी, तो किताब पढ़ रहा है। तो ये किस क्या पढ़ रहा है? तो किताब पढ़ रहा है। किताब क्या आ जाएगी जी? ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस के बारे में जानते हैं, जैसे वह रोटी पकाती है। वह रोटी पकाती है। देखेंगे इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को। रोटी पकाती है, कौन पकाती है जी? तो वह क्या हो जाएगी जी? सब्जेक्ट। रोटी पकाने का कौन काम कर रहा है जी? पकाती है। क्या पकाती है? तो रोटी पकाती है। तो पकाना क्या हो गया? वर्ब। वह पकाती है। क्या पकाती है? क्या? तो रोटी। तो रोटी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। अभी बताए हैं कि करने वाले को सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब, और वर्ब का प्रभाव यानी क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसको क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट। राइट। अब वो पढ़ेंगे, राइट ना, यहां तक नोट करेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम V1 और V5 क्या है, ध्यान देंगे। V1 और V5 ध्यान देंगे। V1 और V5 क्या है? V1 का मतलब वर्ब, ठीक है जी। यानी कि वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा रूप। जैसे में कोई भी वर्ब जो है अपने मूल रूप में जो रहता है उसी को क्या कहते हैं? V1। क्या कहते हैं जी? V1। यानी कि जैसे में इट, रीड, राइट, ये क्या है जी? वर्ब है, लेकिन ये अपने मूल रूप में क्या है जी? V1 है। इसको क्या कर सकते हैं जी? V1 कर सकते हैं। V1 कर सकते हैं, ठीक है। अगर V1 समझ में आ गया कि जो क्रिया जो अपने मूल रूप में जो रहती है उसको क्या कहते हैं? V1, ठीक है। V5 की बात करें तो जब क्रिया में, ठीक है, मुख्य क्रिया में एस या ईएस लग जाता है उसी को कहते हैं V5। अर्थात इसको लिख सकते हैं V प्लस एस या ईएस बराबर V5 लिख सकते हैं। और जैसे में खाली वर्ब जो रहेगा अपने मूल रूप में रहेगा तो उसको कह सकते हैं वर्ब मूल रूप में, ठीक है। लेकिन वर्ब जो होगा अपने मूल रूप में होगा तो V1 होगा, और वर्ब में अगर एस या ईएस जुड़ जाता है तो V5 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं कि वर्ब में एस या ईएस क्यों लगता है। हम चूंकि पढ़े हैं पहले कि नाउन में, किसी नाउन में एस या ईएस लगा देने से वह प्लुरल हो जाता है। क्या हो जाता है जी? प्लुरल हो जाता है। बहुत जगह पर बहुत सारे लोगों को, लड़कों को पता नहीं रहता है कि एस या ईएस इसमें क्यों लगता है। हम बताते हैं जी क्या लगता है। किसी नाउन्स में या प्रोनाउंस में एस या ईएस लगाने से प्लुरल बन जाता है, लेकिन किसी वर्ब में, किसी मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा देने से वह सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है जी? सिंगुलर बन जाता है। सिंगुलर यानी कि किसी वर्ब में एस या ईएस लगा देने से वह सिंगुलर बन जाता है। यानी कि अर्थात कहने का मतलब जो होता है वर्ब अपने मूल रूप में बहुवचन, अर्थात इसको बोल सकते हैं प्लुरल होता है, राइट। यानी कि वर्ब अपने मूल रूप में बहुवचन होता है, उसको एस या ईएस लगाते हैं तो वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। आप कह सकते हैं तो लगाने का मतलब क्या है जी? चूंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है, तो यहाँ पर चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लुरल सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब जो है प्लुरल बनाने में, चूंकि जो वर्ब जो रहता है अपने मूल रूप में क्या होता है?
प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूप में रहता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रूप में बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। समझ में आया? B1 और B5 का मतलब समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नोट करेंगे। अब बात करें बनाने की, तो यहाँ पर देखेंगे रूल जो है बनाने की बात करें, यानी कि किसके साथ B1 लगेगा, किसके साथ B5 लगेगा। ठीक है, किसके साथ B1 लगेगा, किसके साथ B5 लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा रहेगा तो B1 लगाएंगे और सब्जेक्ट क्या रहेगा तो B5 लगाएंगे। और B5 का एक चीज और समझ लेंगे कि B5 अर्थात जिस तरह किसी नाउन्स को SCIS बनाया जाता है, SCIS लगाया जाता है तो प्लूरल बनता है, उसी प्रकार जिस तरह जिस नियम द्वारा किसी नाउन में SCIS लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, उसी नियम में वर्ब में SCIS लगाते हो तो सिंगुलर बनता है। जैसे में इट जो है, इट में S लगाएंगे, ठीक है जी, और वो में ES लगाएंगे। अर्थात जैसे मैंगो लिखते हैं तो मैंगो के लास्ट में ओ रहता है तो उसमें ES लगता है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, जिसका प्लूरल बनाएंगे तो मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, अगर बुक है तो बुक के में क्या लगाते हैं S, यह क्या होता है प्लूरल बन जाता है। उसी प्रकार इट में S लगाएंगे, गो में ES लगाएंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं V1 किसके साथ लगेगा B5। तो ध्यान देंगे कि प्लूरल वचन के साथ V1 लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा। जैसे में यू, वी, दे, आई या एक से अधिक नाम, वी, यू, वी, दे, आई या एक से अधिक नाम हो तो B1 लगाते हैं। और B5 का मतलब हुआ कि ही, सी, इट या एक नाम हो तो B5 लगाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये सब सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया अपने मूल रूप में रहेगी। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो क्रिया में SCIS लगाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि सिंगुलर में ही, सी, इट या एक नाम का मतलब केवल और केवल एक नाम रहेगा तो B5 लगाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। B5 यहाँ पे एक चीज और मिलेंगे, बी वर्ब, और यानी B5 का मतलब वर्ब प्लस S या ES। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे सेंटेंस कैसे बनता है जी। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम, ठीक है जी, सब्जेक्ट क्या है जी, राम है। राम क्या करता है तो पढ़ता है, तो पढ़ना वर्ब हो गया तो लगाएंगे क्या जी, वर्ब। चूंकि राम जो है सिंगुलर है, राम क्या है सिंगुलर है, और रीड जो है अपने मूल रूप में क्या है जी, वर्ब है, प्लूरल है, क्या है जी, प्लूरल है। यानी रीड जो वर्ब है अपने मूल रूप में प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए अभी हम बताएं इसमें क्या लगाएंगे, SCIS। इसमें क्या लगाएंगे S। उसके बाद क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है जी, किताब, क्या है जी, किताब। पढ़ता तो है, क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है, तो राम रीड्स और, समझ में आया? ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे। राधा गीत गाती है, ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, गीत जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यह जो हो गया वर्ब हो गया। इसी को इस रूप में बैठा देंगे। सब्जेक्ट क्या है जी, तो राधा है, सब्जेक्ट क्या है जी, तो राधा है। तो राधा क्या करती है तो गाती है, तो गाता क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब, गाना का इंग्लिश क्या हो गया, सिंग। अब आएंगे, सिंग जो है अपने मूल रूप में क्या है जी, प्लूरल है, तो राधा क्या है, सिंगुलर है, तो राधा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो इसमें क्या लगेगा जी, एस। और क्या करती है तो गीत गाती है, तो गीत का इंग्लिश सिंग्स ए। समझ में आया? ठीक है, आगे पढ़ेंगे, एक दो और एग्जाम्पल देखते जाते हैं। जैसे वे लोग नाचते हैं,
नाचते हैं। वे लोग इंग्लिश दे, अभी पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। दे क्या है जी, प्लूरल है, तो नाचना क्या है जी, डांस। डांस भी क्या है जी, अपने मूल रूप में क्या है, प्लूरल, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह आम खाते हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, मैं, तुम और वह आम खाते हैं, तीन गो सब्जेक्ट एक साथ। अब कैसे बनेगा, तीन गो सब्जेक्ट एक साथ आएगा तो ध्यान देंगे, एक विजय सर का रूल है, जैसे मैं रूल को याद रखेंगे। इसको बनाने के लिए यू, ही एंड आई, अर्थात इसको कह सकते हैं यू जो है सेकंड पर्सन है, ही जो है थर्ड पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। यह सूत्र जो है फार्मूला को याद रखेंगे आप तो हमेशा इसमें अगर तीन पर्सन एक साथ आएगा तो हमेशा यह बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो वर्ब लगेगा यह किसके साथ लगेगा, तो इस वर्ब जो लगेगा, वर्ब लगेगा सेकंड पर्सन के अनुसार, वर्ब सेकंड के अनुसार ही लगेगा। अर्थात इसको बना सकते हैं 231 नियम याद रखेंगे। 231 का मतलब हुआ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और पहले उसके बाद फर्स्ट पर्सन। देखिए पहले सेकंड पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को। लेकिन वर्ब जो लगेगा सेकंड पर्सन के अनुसार लगेगा। तो बनाएंगे इसको जी, यू क्या है जी, यू, ही एंड आई। अब ये बताइए कि यू जो है बहुवचन है कि एक वचन है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो प्लूरल है तो वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, आम खाता है, तो खाना का क्या है जी, ईट, क्या खाते हैं, मैंगो, लिखेंगे मैंगो। ठीक है, राइट। और जो सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस है, आप लोग बनाते रहिए, ठीक है, कहीं से लेकर बनाते रहिए, आगे हम बताएंगे, कहीं भी दिक्कत होगा हमसे पूछते रहिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। आगे निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH फैमिली और सारी इसका यूजेज हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक इतना ही था, इसको बनाते रहिए आप लोग। थैंक यू।